सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे। के लिए खबरों की प्लेट पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। हमले में घायल एक्टर सैफ अली खान की लीलावती अस्पताल में सर्जरी। रात में घर में दाखिल हमलावर ने मारा चाकू, खतरे से बाहर है सैफ अली खान। 15 महीने के बाद इजरायल और हमास पर के बीच में सीज फायर, जल्द रिहा होंगे बंधक। इसरो ने अंतरिक्ष में रचा एक और इतिहास। पेडेक्स मिशन के तहत सफलतापूर्वक हुई 2 सैटेलाइट्स की डॉकिंग। और दिल्ली के दंगल में आज दिग्गजों का नामांकन। आपसे सिसोदिया, सौरभ बीजेपी से सिरसा भरेंगे पर्चा। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठंड। नोएडा के स्कूलों में 2 दिन के लिए छुट्टी। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं आज उस बड़ी खबर के साथ जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में की जा रही है। इजरायल और हमास पिछले 15 महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं। देखिए, इस बात को खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कंफर्म कर दिया है। इजरायल और हमास के बीच ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजरायल पर हमला कर दिया था। 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके जवाब में इजरायल ने एक सैन्य अभियान शुरू किया था। व्हाइट हाउस ने बाइडेन के हवाले से बताया कि मिस्र और कतर के साथ अमेरिका द्वारा कई महीनों की कूटनीति के बाद इजरायल और हमास युद्ध विराम और बंधक समझौते पर पहुंच गए हैं। इस समझौते के बाद गाजा में लड़ाई रुक जाएगी, फिलिस्तीनी नागरिकों तक मानवीय सहायता पहुंचेगी और 15 महीने से ज्यादा वक्त तक कैद में रहने के बाद बंधक रिहा कर दिए जाएंगे। इस समझौते को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विदेशों में बसे फिलिस्तीन के लोगों ने समझौते पर खुशी जाहिर की है, लेकिन इजरायल में कुछ लोगों को यह समझौता रास नहीं आ रहा। गाजा में अब नहीं गिरेंगे बम, न चलेंगी बंदूकें। शांति की उम्मीद के साथ इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। गाजा में करीब 15 महीने से जारी जंग में सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों से बुधवार को मुलाकात की, जिसके बाद ये संभव हो सका। सीज फायर की खबर आते ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह एपिक सीज फायर एग्रीमेंट नवंबर में हमारी ऐतिहासिक जीत के परिणाम स्वरूप ही हुआ है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को संकेत दिया था कि मेरा प्रशासन शांति की तलाश करेगा और सभी अमेरिकियों और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौतों पर बातचीत करेगा। मैं रोमांचित हूं कि अमेरिकी और इजरायली बंधक अपने परिवारों और प्रियजनों से मिलने के लिए घर लौटेंगे। समझौते की खबर के बाद तो जैसे श्रेय लेने की होड़ लग गई। जो बाइडेन की ओर से लिखा गया कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका की कई महीनों की गहन कूटनीति के बाद मिस्र और कतर के साथ इजराइल और हमास युद्ध विराम और बंधक समझौते पर पहुंच गए हैं। इसे पूरा करने के उनके प्रयासों से मेरी कूटनीति कभी बंद नहीं हुई। मैं जल्द ही इसके बारे में और अधिक बताऊंगा। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने लिखा कि इजरायलियों को यह तय करना होगा कि वे फिलिस्तीनियों के साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। ये भ्रम नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय अधिकारों के बिना फिलिस्तीनी लोग गैर बनना स्वीकार करेंगे। 70 लाख इजरायली यहूदी और लगभग 50 लाख फिलिस्तीनियों की जड़ें एक ही भूमि पर हैं और ये कहीं नहीं जा रहा है। हमास और इजराइल के बीच समझौते की स्क्रिप्ट कतर की राजधानी दोहा में लिखी गई, जहां मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से दोनों पक्षों के बीच बातचीत की गई। इसमें इजराइल का प्रतिनिधित्व मोसाद चीफ डेविड बार्निया और शिन बेट चीफ रोनेन बार ने किया। अमेरिका की तरफ से यहां पर ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और बाइडेन के दूत ब्रेट मैकगर्क मौजूद रहे। हालांकि मिस्र और कतर की मध्यस्थता से काफी पहले से ये बातचीत चल रही थी, लेकिन परिणाम अब सामने आया है।
हालांकि इस खबर के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि इजराइल में उनके एक मंत्री ने इस समझौते के खिलाफ बगावत की आवाज उठा दी है। हालांकि अभी इस सीज फायर समझौते को इजराइल के कैबिनेट के सामने रखा जाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का पहला फेज कुल 42 दिनों का हो सकता है। सीज फायर डील के पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा कर सकता है, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। उधर इजराइल इसके एवज में 250 फिलिस्तीन कैदियों को छोड़ेगा। इसके 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा। इस बीच दोनों पक्ष स्थायी सीज फायर पर बात जारी रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक हमास की शर्त ये है कि सीज फायर डील के पहले चरण में इजरायली सेना गाजा सीमा से 700 मीटर पीछे अपने इलाके में चली जाएगी। गाजा और इजराइल के बीच बफर जोन बनाया जाएगा। बफर जोन को लेकर इजराइल और हमास दोनों की अलग अलग मांगे हैं। इजराइल बॉर्डर से 2 किलोमीटर के बफर जोन की मांग कर रहा है, जबकि हमास अक्टूबर 2023 से पहले की तरह 300 से 500 मीटर का बफर जोन चाहता है। फिलहाल इस सीज फायर डील को इजरायली कैबिनेट में पेश होना बाकी है। वहां से इसे मंजूरी मिलते ही सीज फायर डील को तुरंत लागू किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर डील के तहत नॉर्थ गाजा से विस्थापित हुए फिलिस्तीनी नागरिकों को इजराइल वापस लौटने देगा। हालांकि इस इलाके में सुरक्षा के लिहाज से इजरायली सैनिकों की मौजूदगी बनी है। इजराइल और हमास में युद्ध तब शुरू हुआ था जब हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिण इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा में हमले शुरू कर दिए और हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रखने का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत की मिसाइल ताकत की मिसाल बन चुके ब्रह्मोस मिसाइल ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल पहली बार ब्रह्मोस को सेल्वो मोड में फायर किया गया और इस मोड में एक के बाद एक कई ब्रह्मोस को एक साथ फायर किया जा सकता है। अंडमान निकोबार में ब्रह्मोस का ये सफल परीक्षण देश के दुश्मनों की बेचैनी बढ़ा रहा है। अंडमान निकोबार का खूबसूरत आइलैंड और इस कुदरती खूबसूरती के बीच हिंदुस्तान के शौर्य की उड़ान। ये उड़ान है भारत की मिसाइल शक्ति का प्रमाण बन चुकी ब्रह्मोस की। इससे पहले के तमाम परीक्षणों में ब्रह्मोस मिसाइल अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी है, लेकिन ये परीक्षण बेहद खास है क्योंकि इस परीक्षण में एक नहीं बल्कि एक के बाद एक 2 ब्रह्मोस मिसाइलों को लगातार लॉन्च किया गया। इस परीक्षण में ब्रह्मोस मिसाइल को पहली बार सेल्वो मोड में लॉन्च किया गया। जब किसी दुश्मन पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले करना होता है तो सेल्वो मोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक के बाद एक मिसाइलें लगातार एक ही लॉन्च पैड से लॉन्च की जाती हैं। लॉन्च के बाद भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने ऐलान किया कि ये परीक्षण हर मायने में पूरी तरह सफल रहा। मिसाइल ने अपने परीक्षण टारगेट को हिट किया और इसकी ये उड़ान सभी पैमानों पर खरी उतरी। सेना ने बयान जारी कर दावा किया कि ब्रह्मोस के सेल्वो मोड ने दुश्मन के इलाके में दाखिल होकर टारगेट पर सटीक वार करने की अपनी क्षमता को साबित कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोक्स्वा नदी के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है। इसका नाम अब दुनिया की सबसे तेज और ताकतवर मिसाइलों में शुमार हो चुका है। इस क्रूज मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर तक है। इसका वजन करीब 3 टन है। ये 14 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकती है। ये 200 से 300 किलो वारहेड के साथ उड़ान भरती है। इसे युद्धपोत, पनडुब्बी, फाइटर प्लेन और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। टारगेट के रास्ता बदलने पर ये उसका पीछा करती है। भारत की इस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है। कई देश इस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस की डील अपने आखिरी चरण में है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि बन रहे हैं।
उनकी इसी भारत यात्रा के दौरान ही $450 मिलियन के इस रक्षा सौदे पर मुहर लग सकती है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, एक तरफ भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की शक्ति और पराक्रम का प्रतीक बन गई है, लेकिन ब्रह्मोस के साथ साथ भारत के पास ऐसी कई मिसाइलें भी मौजूद हैं जो दुश्मन पर कहर बनकर टूटती हैं। बहुत जल्द भारतीय सेना में 2 और मिसाइलें शामिल हो सकती हैं। इनमें से एक है नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हाल ही में राजस्थान के पोखरण में इस मिसाइल का ट्रायल पूरा कर लिया गया। परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने अपने टारगेट पर सटीक वार किया। एंटी टैंक के साथ साथ एंटी ड्रोन मिसाइल भी भारतीय सेना का हिस्सा बनने वाली है। गोपालपुर फायरिंग रेंज में हाल ही में काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल भागबास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के दौरान इस एंटी ड्रोन मिसाइल ने 2.5 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया। और अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की, जो फिलहाल लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि सैफ अली खान पर उनके घर में आधी रात को किसी अज्ञात शख्स ने धारदार हथियार के साथ हमला किया। उनके शरीर पर चाकू के 6 वार किए गए, जिसमें वो घायल हो गए। हमला किसने किया, क्यों किया, इसका पता मुंबई पुलिस लगातार लगा रही है। जांच में अब क्राइम ब्रांच भी जुट चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच के लिए 8 टीमें गठित की हैं और उनके घर से फॉरेंसिक टीम भी सबूत जुटाने में लगी हुई है। माया नगरी मुंबई आज सुबह शॉक्ड रह गई। वजह थी बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला। मुंबई के बांद्रा में सैफ अली खान का ये वही घर है जहां करीब रात 2 बजे उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। बताया गया कि सैफ अली खान के शरीर पर 6 बार वार किया गया। आनन फानन में आधी रात को ही सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सैफ अली खान के शरीर पर 2 गहरे घाव आए हैं। इनमें से एक जख्म रीढ़ की हड्डी के पास है। सैफ की पहले न्यूरो सर्जरी की गई और उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी भी की गई। ये लीलावती अस्पताल में खड़े हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही अस्पताल है जहाँ पर उनको लाया गया है। देर रात जो बताया जा रहा है एक अज्ञात शख्स उनके घर पर घुसा था। हालांकि उनकी नियत पे भी अभी मुंबई पुलिस जो है जांच कर रही है कि आखिर उनको जो क्या सैफ अली खान पर किसी तरह का हमला करना था या फिर चोरी ही मकसद था। इन सभी मामले को लेकर मुंबई पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। दूसरी तरफ जो जानकारी मिल पा रही है पुलिस से और अस्पताल सूत्रों से, उनकी जो कंडीशन वो स्टेबल है और अंदर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सैफ अली खान को लेकर लीलावती अस्पताल ने बयान जारी किया है। अस्पताल के COO डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने कहा कि सैफ अली खान को उनके बांद्रा स्थित घर में एक अज्ञात शख्स ने चाकू घोंप दिया। सैफ को करीब सुबह 3:30 बजे अस्पताल लाया गया। उन्हें 6 बार चाकू घोंपा गया, जिससे सैफ के शरीर पर 2 गहरे घाव आए हैं। इनमें से एक जख्म रीढ़ की हड्डी के पास है। एक्टर का ऑपरेशन न्यूरोसर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन और एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम कर रही है। सैफ अली खान की हालत फिलहाल स्थिर है। बताया जा रहा है कि सर्जरी के दौरान सैफ के शरीर से करीब 2 से 3 इंच लंबी एक धारदार चीज निकाली गई, जो कि चाकू का टुकड़ा हो सकता है। इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम सैफ के घर पहुंच चुकी है। तफ्तीश जारी है, साथ ही पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मुंबई पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि हमला किसने और क्यों किया। सवाल ये भी है कि सैफ के घर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद शख्स घर के अंदर कैसे घुसा। कई दफा उन्होंने चाकू जो है वो लगातार उन पे हमला किया था ताकि सैफ जो किसी तरह उन्हें छोड़ दे और वो वहां से भाग जाए। तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कई दफा सैफ पे भी हमला किया था। लेकिन इस हमले को लेकर भी अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। क्या उस शख्स की जो नियत सिर्फ चोरी की थी या फिर सैफ पर हमला करने की नियत थी? क्योंकि जिस तरह अभी मुस्तफा बता रहे थे कि बॉलीवुड में अभी कई तरह इस तरह के मामले आ रहे हैं, चाहे वो सलमान खान का मामला हो या फिर बाबा सिद्दीकी का मामला हो, या अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले इसी तरह एक शख्स जो था
वो शाहरुख खान के घर में भी घुस गया था। हालांकि वो जो वहां मौजूद थे सुरक्षा गार्ड उन सभी को पकड़ लिए थे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा गार्ड को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि इतनी सिक्योरिटी टाइट होने के बावजूद भी कोई शख्स अंदर कैसे घुस जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमला करने के बाद, सैफ अली खान को घायल करने के बाद वो फिर वहां से भाग जाता है और कोई सिक्योरिटी उन्हें पकड़ नहीं सकी थी। घटना गुरुवार रात करीब 2:30 पर हुई, जब सैफ और बाकी घर वाले सो रहे थे। तभी एक शख्स उनके घर में घुस आया। बताया जा रहा है कि वो चोरी करने के इरादे से आया था, लेकिन सैफ अली खान की नींद खुल गई और लुटेरे से उनकी हाथापाई हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान उसने सैफ पर चाकू से 6 वार किए, जिनमें सैफ घायल हो गए और लुटेरा मौके से भाग निकला। रात में सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई कि एक्टर श्री सैफ अली खान इन पर उनके घर पे हल्ला हुआ है। पुलिस टीम्स और हम लोग वहाँ स्पॉट पर गए। एक्टर सैफ अली खान इनका लीलावती हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू है, इज आउट ऑफ डेंजर। एंड इसमें जो आरोपी है उनको ढूंढने का काम शुरू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। थैंक यू सर। और किसी स्टाफ पे भी हमला हुआ है सैफ अली खान के अलावा? और एक स्टाफ पे हमला हुआ है, वो लेडी ठीक है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस के सामने अभी कई सवाल हैं, जिनके जवाब पुलिस तलाश कर रही है। मसलन इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद चोर घर में कैसे घुसा? घटना के वक्त की 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज में कोई भी बाहरी संदिग्ध घर के अंदर घुसता हुआ नहीं देखा गया है। ऐसे में समझा जा रहा है कि हमलावर पहले से घर में मौजूद था। ये भी आशंका जताई जा रही है कि वो पाइपलाइन या फिर एसी के डक्ट के अंदर दाखिल हुआ हो। मामले में नौकरानी की भूमिका को भी संदिग्ध माना जा रहा है। सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि पुलिस ने हमला होने के 2 घंटे के पहले तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें कोई भी शख्स पुलिस को अंदर जाते हुए नहीं दिखा है। यानी पुलिस ये मानकर चल रही है कि हमलावर या तो 2 घंटे से पहले हो सकता है शायद बिल्डिंग के अंदर गया हो, या वो पहले से ही बिल्डिंग के अंदर मौजूद था। फिलहाल पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है और जल्द ही जैसे ही सैफ पुलिस से बात करेंगे उसके आधार पर पुलिस की आगे की जांच और गति से बढ़ सकेगी। लेकिन फिलहाल पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है और पुलिस ने कहा है कि जो सीसीटीवी है वो खंगालने के काम चल रहे हैं। कुल 7 टीमें जो हैं वो पुलिस द्वारा बनाई गई हैं। तो वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी जो मुंबई पुलिस है उसके साथ मिलकर काम कर रही है। इस केस को साइमल्टेनियसली जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। मुंबई से एजाज खान और दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा डिटेल लेते हैं अपने सहयोगी धर्मेंद्र दुबे से, जो मुंबई में ही मौजूद हैं। धर्मेंद्र, देखिए एक के बाद एक स्टेटमेंट्स जारी हो रही हैं सैफ अली खान की टीम्स की तरफ से। एक स्टेटमेंट अभी इंस्टाग्राम पे मैं चेक कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल सैफ अली खान जो है वो खतरे से बाहर हैं, फैंस को धैर्य रखने के लिए कहा है। इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट अगर आपको मिल पाया है तो वो भी बताइए। बिल्कुल, आपको बताएं कि आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही है कि सैफ अली खान इस समय आउट ऑफ डेंजर हैं। एक सफल सर्जरी कर दी गई है, आईसीयू में एडमिट हैं और डॉक्टर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ किया जाए। कुछ देर में जिन डॉक्टरों की टीम ने मिलकर उनका सर्जरी किया था वो बाहर आने वाले हैं और उसके बाद मीडिया को बाकी की बातें बताएंगे। आपको बताएं कि इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के लीलावती अस्पताल में, जहां मीडिया के साथ साथ पुलिसकर्मी भी एक बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं। और कुछ देर पहले ही सैफ अली खान के जो बेटे हैं इब्राहिम और जो उनकी बेटी है सारा अली खान, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। परिवार में खुशी की लहर तो है ही, क्योंकि जान बच गई है सैफ अली खान की। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह है कि अभी भी FIR दर्ज नहीं हुई है पुलिस की तरफ से, क्योंकि सैफ अली खान जैसे ही ठीक होंगे उसके बाद ही पुलिस उनका स्टेटमेंट लेगी। साथ ही साथ जो 7 टीमें पुलिस की बनाई गई हैं इस पूरे मामले पर, वो भी अपने अपने स्टेटमेंट बाहर रखेगी। क्या कुछ धाराएं लागू होंगी, किस तरीके से, किस तरफ इस केस को मोड़ा जाएगा। पुलिस तो जांच पड़ताल कर ही रही है, 7 टीमों का गठन भी किया गया है जांच के लिए। लेकिन एक एंगल सामने आ रहा है इस पूरी वारदात में, जो कि हाउस हेल्प का है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हाउस हेल्प की जो हमलावर थे उनसे कुछ बहस चल रही थी, जिनको बचाने के लिए सैफ अली खान बीच में आए। उसके बारे में कोई पूरी जानकारी?
देखिए, जैसे ही ये मामला पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया है जिसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि एक शख्स अचानक घर में घुसता है, सबसे पहले मेट पर हमला करता है और जब वो चिल्लाने लगती है तो सैफ अली खान बचाने के लिए आते हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो जो शख्स है सैफ अली खान पर लगातार एक के बाद एक हमला करना शुरू करता है। 7 घाव सैफ अली खान के शरीर पर उसने दिए, लेकिन जो सबसे बड़ा घाव था वो उनकी पीठ पर लगा, रीढ़ की हड्डी पर लगा हुआ है और कहा यह भी जा रहा है कि चाकू का कुछ हिस्सा जो है उनकी पीठ पर लग भी गया था। 2 बड़े घाव एक हुए हैं, एक गर्दन पर भी है, दूसरे हाथ पर भी है। मिड पर भी जो हमला हुआ है उनकी भी इंजरी का ट्रीटमेंट है, वो भी अभी फिलहाल ठीक है। अब स्टेटमेंट लिया जाएगा और बाकी की जो बातें हैं वो साफ होगी। धर्मेंद्र, कौन-कौन मिलने के लिए पहुंचा है सैफ अली खान को? पुलिस को भी आपने किन-किन स्टार्स को स्पॉट किया है वहां पर? देखिए, अभी तक आपको बताएं कि अभी तक सारा अली खान, इब्राहिम और करीना कपूर इस समय सैफ अली खान के साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ बहुत ही करीबी रिश्तेदारों को ही भीतर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से ये कहा गया है कि सैफ अली खान को अभी मिलना थोड़ा सा गलत होगा, उन्हें थोड़ी देर फ्री रखना होगा क्योंकि वो स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद ही लोगों से मिलना जुलना शुरू होगा। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात हो तो अभी तक कोई ऐसा बड़ा सितारा जिन्होंने उनके साथ काम किया हो वो नहीं आया है। शायद वजह ये भी है कि सभी को मनाही की गई है, लेकिन सैफ अली खान के पीआर की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि जिस समय हमला हुआ उस समय सिक्योरिटी वहां बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी और कहीं ना कहीं इसके लिए वो ब्लेम भी कर रहे हैं। शुक्रिया धर्मेंद्र इस पूरे अपडेट को हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, मुंबई के बांद्रा में सैफ अली खान के घर की सिक्योरिटी कितनी पुख्ता है, कैसे कोई शख्स बिना इजाजत घर के अंदर घुस सकता है, ये जानने और समझने के लिए हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख ने सैफ के घर की सिक्योरिटी का जायजा लिया है। वो दिखाते हैं आपको। ये बिल्डिंग आप सैफ अली खान की देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री होती है, ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड है और कोई शख्स को अंदर जाना है आप कह सकते हैं। देखिए एक बेल भी यहाँ पर लगाई गई है, उसके बाद भी आप अगर विजिटर है तो आपका अपॉइंटमेंट होता है उनके साथ उनके घर पर, उसके बाद आपको अंदर लिया जाता है। तो ये सारे सिक्योरिटी प्रोसीजर होने के बाद अगर कोई शख्स अंदर घुस जाता है, उसको अंदर लिया गया है, तो वो कैसे लिया गया है इस पर एक बड़ा सवाल आप कह सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए पुलिस टीमें जो है वो भी यही कोशिश कर रही है फिगर आउट करने की कि यहाँ पे क्या आप कह सकते हैं कि ये देखिए पुलिस टीम सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रही है, तहकीकात कर रही है। तो एक बड़ा एंगल इसीलिए ये निकल कर आ रहा है कि क्या जो कोई ऐसा शख्स था, जो आरोपी है वो ऐसा कोई शख्स था जिसको सैफ अली खान के घर की जानकारी है, जिसकी सैफ अली खान के घर के लोगों से पहचान है, इसीलिए तो शायद वो इतनी देर रात को सैफ अली खान के घर पर एक शार्प ऑब्जेक्ट नाइफ या चीज लेकर के घर पर पहुंच गया, उसके बाद उस पर हमला किया, उसके बाद वो वहां से भाग निकला, तब भी पुलिस के पकड़ में या किसी की पकड़ में आप कह सकते हैं कि नहीं आया है। अभी तक भी किसी तरह का कोई सस्पेक्ट है ऐसा पुलिस नहीं बता पा रही है। सीसीटीवी सभी इलाकों के देखे जा रहे हैं, सभी बिल्डिंगों में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी कोई बड़ा क्लू नहीं मिल पाया है। इसीलिए एक बड़ा सवाल यही है कि वो शख्स कौन था, सैफ अली खान को कैसे जानता था, उनके घर में किसी को जानता था या नहीं जानता था, और उसकी क्या मंशा थी और क्यों उसने सैफ अली खान पर ऐसा जानलेवा हमला किया। तो इस पूरी वारदात के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष की पहेलियां सुलझाने में इंसान बरसों से लगा हुआ है, लेकिन अभी भी इस अनंत अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हुए हैं जिनसे पर्दा उठाना अभी भी बाकी है। अपने इस खास सेगमेंट में हम अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं और वो देखिए। अब देखिए, अंतरिक्ष में इसरो ने इतिहास रच दिया है। स्पेडेक्स मिशन को बड़ी कामयाबी मिल गई है। अब भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका, चीन ही ऐसा करने में सफल रहे थे। इसरो की ओर से ये जानकारी दी गई है, साझा की गई है। शानदार खबर ये सामने आई है कि अंतरिक्ष में डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है और भारत ऐसा करने वाला बन गया है चौथा देश। स्पेडेक्स मिशन को इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए थे। पहले 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया था। फिर 9 जनवरी को डॉकिंग की कोशिश की गई, लेकिन स्पेसक्राफ्ट को 3 मीटर तक पास लाने के बाद तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आखिरकार इस मिशन को बड़ी कामयाबी मिल गई है।
बात करेंगे महाकुंभ में विदेशी रंग की। महाकुंभ केवल भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का पर्व नहीं है, बल्कि ये दुनिया में सनातन धर्म की महत्व को भी बताता है। आस्था के इस महापर्व से जुड़ने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इन श्रद्धालुओं में विदेशी भी शामिल है, जो दुनिया के कई देशों से संगम नगरी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आकर विदेशी श्रद्धालु बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा विदेशी श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रही है और इन श्रद्धालुओं में एक बड़ा नाम एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल का भी है, जो 29 जनवरी तक प्रयागराज में रहेंगी और सन्यासी की तरह जीवन यापन करेंगी। इस तस्वीरों में विदेशियों की भक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुंभ के देश के लोगों में ही क्रेज नहीं है, बल्कि विदेशियों में भी भरपूर उत्साह है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी गुंजन के पास, जो प्रयागराज पर मौजूद हैं। गुंजन, इतने दिन आपको वहां पर मौजूद रहते हुए हो गए हैं, क्या अलग तस्वीरें आज आपको नजर आ रही हैं? जो श्रद्धालुओं का उत्साह है, जस का तस बना हुआ है, श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, या फिर जो आए थे वो चले गए हैं? क्या तस्वीरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल शगुफ्ता, देखिए आस्था और श्रद्धा तो वैसी की वैसी ही है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या में काफी हद तक कमी आई है। जहां पहले दूसरे और तीसरे दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में थे, पहले दिन आए थे, दूसरे दिन रुके थे, तीसरे दिन प्रस्थान कर गए हैं, तो आज मुझे श्रद्धालुओं की संख्या में कंपैरेटिवली काफी कमी नजर आई है। लेकिन जितने भी लोग आए हैं, स्नान कर रहे हैं, आस्था उनकी वैसी ही है, श्रद्धा उनकी वैसी ही है, क्योंकि ज्यादातर लोग तब प्रयाग नगरी का रुख कर रहे हैं जब नजदीक में शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान पड़े। तो ऐसे में पहला मकर संक्रांति का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है, तो उस दिन आए थे। अब मौनी अमावस्या के दिन यानी कि 29 जनवरी के दिन जब स्नान होगा, तब मुझे लगता है बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। कुंभ मेला क्षेत्र में अब गाड़ियों को भी अनुमति दे दी गई है। जो तमाम महामंडलेश्वर हैं, बाबा साधु संत हैं, उनकी गाड़ियां भी अब यहाँ पर मूव कर पा रही हैं। वीआईपी वीवीआईपीज की गाड़ियां मूव कर पा रही हैं, लेकिन आम लोगों की गाड़ियां अभी भी यहाँ पर नहीं आ रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हम लगातार डिजिटल कुंभ की बात कर रहे हैं। आप ये मेरे पीछे वाटर एटीएम देखेंगी, और वाटर एटीएम में जिसमें कि आप स्कैन करेंगे, 1 रुपया डालेंगे और आपको 1 रुपए में 1 लीटर पानी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस पूरे महाकुंभ को डिजिटल बनाने का प्रयास किया गया है। हर जगह आपको पुलिस सहायता केंद्र नजर आएंगे, जहां पर लोग मौजूद हैं और लोगों की मदद के लिए पुलिस तैयार है। देखिए यहाँ पर 1 रुपया डाला है अभी और 1 लीटर पानी यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके के वाटर एटीएम जगह जगह पर लगे हुए हैं। इसके बारे में मैं और थोड़ा सा जान लेती हूँ। स्कैन करने की सुविधा कैसे रहती है? अच्छा है मैडम, ये इसमें है ना, इसमें स्कैनर है। हाँ, और यहाँ स्कैन करना होता है और उसके बाद पानी यहाँ से। हाँ, पानी इसमें आता है स्कैन का। अच्छा। और कोइन का इसमें आता है और अपना ये कार्ड है। जैसे पूरा दोनों में गर्दी लग गया या तो भीड़ हो गई तो हम इसको यूज करते हैं। कार्ड के जरिए भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये भी एक कुंभ की झलक आप देखिए। लोगों को परेशानी ना हो, ये पूरी उनकी यात्रा महाकुंभ में आना, यहाँ स्नान करना उनके लिए आसान रहे, इसके लिए तमाम इस तरीके की व्यवस्था की गई है। जगह जगह स्कैनर्स भी लगे हुए हैं। अगर किसी भी बारे में डिटेल चाहते हैं, होटल्स के बारे में, फूड के बारे में, यूं तो जगह जगह भंडारे भी लगे हैं, लेकिन अगर लोग चाहते हैं कि थोड़ा बेहतर व्यवस्था उनको मिल पाए तो उसके लिए स्कैनर्स यानी कि गुंजन कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी एक अलग लेवल पर, एक अलग स्तर पर महाकुंभ में नजर आई है। गुंजन, अभी आप बात कर रही थी मौनी अमावस्या का। कहा जा रहा है कि 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर पहुंचेंगे। तो आप वहां पर प्रयागराज में काफी दिनों से मौजूद हैं और तैयारियां आप वहां देख ही रही हैं। क्या लगता है 10 करोड़ श्रद्धालु जब पहुंचेंगे तो सब सुचारू रूप से चल पाएगा? बिल्कुल, देखिए अभी तक भी अगर हम नॉर्मली भी बोलते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ लोग भी कम नहीं होते हैं। इतनी बड़ी संख्या मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी। लोगों को थोड़ी मुश्किल तो जरूर आएगी, क्योंकि इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पुलिस की टीमें लगी हुई है, अलग अलग टीमें लगी हुई है, अलग अलग विभाग भी यहाँ पर बटे हुए हैं।
एएसपी अखाड़ा अलग हैं जो अखाड़ों की जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको बांटा गया है। तो मुझे लगता है व्यवस्था तो यहाँ पर बनाने की पूरी कोशिश की गई है। तमाम तैयारियां उसके लिए बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान माना जाता है, मकर संक्रांति से भी बड़ा। तो उस दिन जो नजारा होगा दिव्य भव्य के साथ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। ठीक है गुंजन, एक और चीज, एक ना तस्वीर इंस्टाग्राम पर और काफी जगह पर ना वायरल हो रही है। यही जो सवाल पूजा ने पूछा उसी से जुड़ा हुआ मेरा भी सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, हर जगह जो भी प्रक्रिया चल रही है सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है। अभी तक आप जो देख पाई हैं, कहीं पर कुछ भी आपको ऐसा नजर आया कि नहीं कुछ दिक्कत यहाँ पर हो रही है, या सब चीजें व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ी हैं? देखिए शगुफ्ता, सब कुछ यहाँ पर व्यवस्थित ही है। थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, थोड़ा सा लोगों को भी, जो आम जनता आ रही है उसको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन अपनी ओर से सारी चीजें मैनेज कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी जो नियम बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, आपको उसका पालन करना होगा। कई लोग ऐसे हैं जो भिड़ जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकता है। अपनी ओर से वो व्यवस्था को बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दिन रात यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद है, अलग अलग टीमें मौजूद है। घाट के किनारे जाएंगे तो एनडीआरएफ हमेशा वहां पर मौजूद है। हर एक घाट पर एम्बुलेंस है, जिससे कि अगर कोई भी घटना हो तो तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके। यानी कि गुंजन कह सकते हैं यहाँ पर की गई है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को भी कोऑपरेट करने की दोनों तरफ से जिम्मेदारी जो है वो लेनी पड़ेगी, आम लोगों को भी और प्रशासन को भी। जो भी टीम्स वहां पर मौजूद हैं उनके साथ आपको सहयोग तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन। और इन दिनों त्रिवेणी तट पर आस्था का ऐसा अलौकिक नजारा है जिसे हर कोई जी लेने को आतुर है। महाकुंभ में कोई पुण्य प्राप्ति की कामना से आ रहा है तो कोई शांति की खोज में। संगम की पवित्र जल राशि में स्नान कर कोई निष्पाप होना चाहता है तो किसी को मोक्ष की तलाश है। महाकुंभ में देश दुनिया से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और कुंभ को लेकर विदेशी मेहमानों का ये क्रेज सदियों पुराना है जो आज भी बदस्तूर जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा समागम जारी है। वहां कुंभ की भव्यता और दिव्यता पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। भारत ही नहीं, दुनिया भर से लोग महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस पावन अवसर का साक्षी बनने के लिए 10 देशों का 21 सदस्यीय इंटरनेशनल डेलीगेशन भी महाकुंभ नगर पहुंचा है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से इनका भव्य स्वागत किया गया। तिलक लगाकर इन विदेशी मेहमानों को फूल मालाएं पहनाई गई। भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों के साथ महाकुंभ की आध्यात्मिक अनुभूति से ये मेहमान गदगद नजर आए। It's like you are touching the legendary with your hand. And you are part of the history, and seeing this event makes us like feel not only religious but belonging to a global family, and we are very proud of it. It's such an honor, and I'm very happy to be part of those 400 million people, 400 million devotees, celebrities, politicians, tourists who are going to be here for the pilgrimage. I'm very honored. महाकुंभ का साक्षी बनना इन विदेशी मेहमानों के लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। ये डेलीगेशन भारतीय विदेश मंत्रालय का मेहमान है। इसमें फिजी, फिनलैंड, गयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनाद एंड टोबैको और यूएई के प्रतिनिधि शामिल हैं। इनके ठहरने का इंतजाम टेंट सिटी में किया गया है। संगम में पवित्र डुबकी लगाकर ये डेलीगेशन हेलीकॉप्टर से 4000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ नगर की भव्यता देखेगा और भारतीय आध्यात्मिक चेतना को महसूस करेगा। I would love to go into the Ganges River to have a dip. That's the most holiest river in the world, and it's my dream to go there and to wash away all negativities. Yes, and I love India. आपको बता दें कि प्रयागराज में लगने वाले कुंभ के प्रति विदेशी लोग पहले से ही उत्सुक रहे हैं।
इस बार एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स सहित कई विदेशी नागरिक कुंभ में भाग लेने प्रयागराज पहुंचे हैं। वहीं कुंभ को लेकर स्टीव जॉब्स के एक पत्र को नीलाम किए जाने की भी बड़ी चर्चा हो रही है। ये पत्र जॉब्स ने अपने दोस्त को लिखा है। उन्होंने इसमें कुंभ के प्रति अपने आकर्षण को व्यक्त किया है और कुंभ में भाग लेने की इच्छा जताई है। माना जा रहा है कि लॉरेन पॉवेल जॉब्स अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए ही प्रयागराज के महाकुंभ में आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों की रंगत आपको दिखा देते हैं। पहाड़ों में बर्फबारी के बीच में पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। ऐसे में राजस्थान के सीमावर्ती इलाके जैसलमेर में भी पारा गोते लगा रहा है। मौसम कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, यहां भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवान मुस्तैद रहते हैं। जब से पेट्रोलिंग के लिए वो निकलते हैं तो 0 डिग्री तक पारा गिरता है। घना कोहरा भी दिखाई देता है, लेकिन हौसले इनके कम होने का नाम नहीं लेते हैं। कड़ाके की सर्दी, मीलों फैला रेगिस्तान, घना कोहरा और सीमा पार पाकिस्तान। ये नजारा है राजस्थान के जैसलमेर का। यहाँ पर हाड़ कपा देने वाली सर्दी में बीएसएफ के जवान सीमाओं की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। रात के वक्त सर्दी के मौसम में जब रेत ठंडी हो जाती है तो यहाँ जैसलमेर में तापमान गिरकर 1 से 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। ऐसी सर्द रातों में जवानों की चौकसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हर वक्त इस बात का अंदेशा बना रहता है कि घने कोहरे का फायदा उठाकर देश के दुश्मन कोई नापाक हरकत न कर दे। ऐसे हर मंसूबों को निस्तनाबूद करने के लिए बीएसएफ के जवान 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हैं। रात के वक्त जवान जब पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं तो इन्हें सर्दी से बचने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। गर्म कपड़ों के साथ रात में पीने के लिए गर्म पानी और चाय का भी पूरा इंतजाम किया जाता है। विपरीत मौसम में जवानों की सुरक्षा को लेकर बीएसएफ पूरी तरह सतर्क है। आप लोग देख रहे हैं कि जो ये इलाका है ये रेतीला है और धीरे धीरे धुंध भी जो है इस इलाके में बढ़ती जा रही है अभी। और रात के समय जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो लगभग 3 से 4 डिग्री तक जो है नीचे चला जाता है और काफ़ी जो है ठंड यहाँ बढ़ जाती है रात के समय। तो हमारे जवान जो हैं वो बड़ी मुस्तैदी के साथ जो है सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं और पूरी जो है मुस्तैदी के साथ वो लोग अपनी ड्यूटियों का निर्वहन कर रहे हैं। और जहाँ तक ठंड का सवाल है तो ठंड से बचने के लिए जो है उनको स्पेशल क्लोथिंग जो है वो दी जाती है। अंधेरी रातों में कोहरे को चीरकर बॉर्डर पर निगरानी करते ये जवान मौसम की हर बेरुखी का डटकर सामना करते हैं। बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम में पुरुष के साथ महिला जवान भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और अपने बुलंद हौसलों से मुश्किल हालात का डटकर सामना करती हैं। जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी काफ़ी ज़्यादा है और रात में रेत ठंडी होने से और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। लेकिन सरकार के द्वारा हमें कोट है, ओवरकोट है, कैप, ये सारी चीज़ें देने से हम उनको पहन करके अच्छे से खुद की सुरक्षा करते हुए सीमा पर अच्छे से तैनात होकर के ड्यूटी करते हैं और गर्म पानी लेकर के जाते हैं ड्यूटी पर, जिससे उसको टाइम पर पीते हैं। और फर्स्ट एसीपी हो या सेकंड एसीपी हो, हमें टाइम पर चाय भिजवाई जाती है जिससे हम अच्छे से ड्यूटी कर पाते हैं। अभी ठंड थोड़ी बढ़ रही है लेकिन हम लोग को तो ड्यूटी करना है यहाँ पे, तो हम लोग उस ठंड के हिसाब से अपने जैकेट्स, टोपी, सारे गर्म कपड़े पहन के अच्छे से और उसके बाद सीमा की देखभाल करते हैं। मौसम कैसा भी हो, चाहे 55 डिग्री की बदन झुलसा देने वाली गर्मी हो या फिर हाड़ कपा देने वाला 0 सेंटीग्रेड का तापमान, बीएसएफ के जवानों की चौकस निगाहें बॉर्डर पर निगहबानी को तैनात हैं। कोई दिक्कत नहीं है ड्यूटी करने में, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, हम 24 घंटा जो है मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं। ठंड तो बहुत ज़्यादा सीमा पर, लेकिन हमें ट्रेनिंग इसी तरह की दी गई है कि ठंड हो या गर्मी हम लोग झेल लेते हैं किसी तरह भी। और हमारे बटालियन से मतलब हेडक्वार्टर से हमारे गर्म कपड़े दिए गए हैं, क्लोथिंग उस तरह दी गई है और समय समय से चाय मिलती है और साथ में हम लोग गर्म पानी की कैरी करते हैं, तो उतना दिक्कत नहीं आ रहा है मतलब ड्यूटी में। बुलंद हौसले से कर रहे हैं। अगर कहीं कोई कान खुले हुए हैं, कहीं से कोई हमको आवाज आती है, उसे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीएसएफ को साहस, समर्पण और असाधारण सेवा के लिए जाना जाता है, जिससे जवान अपनी सतर्कता और साहस से बखूबी निभाते हैं। हम हैं सीमा सुरक्षा बल। आप देख सकते हैं, अधिकारी हो चाहे जवान हो, बुलंद हौसलों से तापमान
कोई भी तापमान हो, चाहे 55 डिग्री की गर्मी हो, चाहे 0 डिग्री का यहाँ पे माइनस का तापमान हो, इनके हौसलों को नहीं डिगा सकता। सीमा पार घुप अंधेरा पड़ा हुआ है, जबकि भारतीय सीमा पूरी तरह रोशन है और बुलंद हौसलों से ये बीएसएफ के जवान, ये बीएसएफ के अधिकारी हर तरह से मुस्तैदी से देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। बीएसएफ के जवान अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को जीते हुए देश की हजारों किलोमीटर लंबी सीमाओं की रक्षा करते हैं। मौसम की दुश्वारियों हो या फिर मुश्किल हालात, इन सीमा प्रहरियों के हौसलों के आगे सब पस्त नजर आते हैं। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। और लंच टाइम में हम आपको प्रेरित करने वाले विचार भी लगातार दिखाते आए हैं। आइए अब देखते हैं आज का विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एक नियंत्रित और शांत मन संसार में सबसे शक्तिशाली होता है और ऐसे मन के सामने संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है। और चलिए लंच टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।